Hello, good morning, student. Today we will talk about the Constitution provision of environment protection. Okay. आज हम आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस बताएंगे जिनका जो संबंध है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न पहले थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स में आया, ठीक है, तो क्या इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके, तो उसको आज हम आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स हुआ था तो उस टाइम पे हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं था, ठीक है। वहाँ पे स्पेसिफिक आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया था, बट आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट देन एडेड सम आर्टिकल, जैसे कि आपका हो गया आर्टिकल 48A, आर्टिकल आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आ गया 51A का क्लॉज जी, ठीक है। तो इस तरह से आपका DPSP में आपका एक आर्टिकल ऐड हुआ। इसके अलावा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आया। कुछ आर्टिकल्स जो हैं हमें पहले से ही उसको क्या करते हैं, एलोबरेट करते हैं, ठीक है। मतलब ये इंटरप्रिटेशन की बात की जाए तो हमारा जो आर्टिकल 21 है वो हमारा, अगर उसको बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया जाए तो उसमें भी हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके बात की गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बिकॉज जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है उस पर जो एक लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा बनता है वो आर्टिकल 21 को लेके बनता है, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक इसमें जो दिया गया है, बोलते हैं राइट टू लाइफ, जैसे बोला जाता है कि जीवन का अधिकार, ठीक है। तो जीवन का अधिकार के साथ साथ यहाँ पे पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को भी यहाँ पे इंटरप्रेट किया गया है, ठीक है। इसीलिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल को तो बताते ही बताता है, इसके साथ कुछ प्रिंसिपल्स भी बताए गए हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, कुछ रेमेडीज़ वगैरह भी बताई गई हैं, कुछ लेजिस्लेशंस जो हैं इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनैक्ट किए गए हैं उनको भी इसमें बताया गया है। तो चलिए आज हम आपको वन बाय वन आर्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधी आर्टिकल, इन्वायरमेंट से संबंधी जो आर्टिकल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए हमने लिख रखा है आप लोग के लिए, बहुत शॉर्टली लिख रखा है क्योंकि हम ऐसे ज़्यादा अच्छे में समझ में आया। देखिए सबसे पहले आर्टिकल 21 को ही यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। देखिए इन्वायरमेंट लॉ इंडिया, ठीक है, इसमें बताया गया है कि इंडिया में, इंडिया का जो कानून है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे सुप्रीम लॉ की बात की जाए तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है, ठीक है। तो इसमें आपका जो आर्टिकल 21 है उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा गया फंडामेंटल राइट्स में, इसमें लिखा है हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने क्या कहा है, दी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया हैव रीड द राइट टू होलसम इन्वायरमेंट। होलसम इन्वायरमेंट की बात की गई है एज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ गारंटीड इन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू होलसम इन्वायरमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट जो है हमारा वो कैसा होना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, तभी ना हम लोग उस स्वच्छ वातावरण में हम लोग जी पाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको इंटरप्रेट किया गया है आर्टिकल 21 में, ठीक है। फिर इसमें सेकंड पॉइंट लिखा है स्लो पॉइजनिंग बाय पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर कॉज इन्वायरमेंट पोल्यूशन अमाउंट टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, जहर फैल रहा है, वो इन्वायरमेंट जो है हमारा एटमॉस्फेयर जहरीला होता जा रहा है। तो ऐसे में हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बोलते हैं कि जो भी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है वो क्या कर रहा है, हमारे आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहा है, ठीक है। इससे हमारा आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है, ठीक है। फिर आपका आता है इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इनफैक्ट द राइट टू लाइफ गारंटीड बाय आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनकम्ब्रेंसेस द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ विदाउट विच लाइफ कांट बी एंजॉयड। कहने का मतलब ये है जो आर्टिकल 21 है वो हमें बोलता है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, बचा के रखना है,
और ये बचेगा तभी जब हम लोग इसको प्रोटेक्ट करेंगे, तभी हम इस पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में हम लोग इंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, फिर आपको नीचे लिखा है कि जो मेन आर्टिकल्स है आर्टिकल 21 वो उसमें क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है नो पर्सन शैल बी डिनाइड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। 3 वर्ड्स आर देयर, जैसे लिखा है डिप्राइव्ड, डिप्राइव वर्ड है मतलब त्यागना, कोई भी अपनी लाइफ को त्याग नहीं सकता। ठीक है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ। ठीक, और पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है, मतलब पहले राइट टू लाइफ की बात की गई, भी पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। एंड देन थर्ड वन इज है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब यहाँ पे है जब तक कानून हमें नहीं मतलब कानून हमें आदेश नहीं देता तब तक हम लोग किसी की जान नहीं ले सकते। ठीक है, अगर किसी को सज़ा दी गई है, डेथ पेनाल्टीज दी गई है, तो वो क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है। इस एक्सेप्ट मतलब है कि जब तक हमारा जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, जो भी है, अगर वो किसी की जान को मतलब बोलती है, जैसे कि सजाएं होती हैं, मौत की सज़ा होती है, डेथ पेनाल्टीज वगैरह लगाई जाती हैं, तो वो एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही लगाई जाती है पेनाल्टी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं किसी की जो जीवन होता है उसको हम लोग छीन नहीं सकते। ठीक है, फिर आपका इसमें केस हमने दे रखा आर्टिकल 21 को हमने यहाँ पे कुछ केस लॉ के द्वारा समझाया है कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है वो हमारे जो आर्टिकल्स हैं उसमें केस लॉ को कैसे मतलब जुडिशियल यहाँ इंटरप्रिटेशन कैसा है। ठीक है, हमारी जुडिशरी ने क्या इस पे जजमेंट दिए हैं, ठीक है, उनको हमने यहाँ पे कुछ केस लॉ के द्वारा डिस्कस किया है। तो सबसे पहले देखिए बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। इसमें हमारा क्या बोला गया है, द सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाइड दैट आर्टिकल 21 एश्योर्ड द राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी। मानव गरिमा की बात की गई। ह्यूमन डिग्निटी का मतलब होता है मानव गरिमा, मतलब जीवन के अधिकार में मानव गरिमा की बात की गई है। मीन्स एवरी सिटीजन हैज फंडामेंटल राइट्स टू हैव इंजॉयमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की गई है कि जो इंजॉयमेंट है, जीवन का अधिकार जो बताया जा रहा है उसमें कुछ क्वालिटी की बात की गई है कि क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, एंड लिविंग एज कंटेम्पलेटेड बाय आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टेड कैन बी शॉट अंडर आर्टिकल 32। अंडर आर्टिकल 32 का मतलब है कि रेमेडीज की बात की जा रही है कि अगर हमारे आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जा कर के हम लोग रेट वगैरह फाइल कर सकते हैं, हम लोग रेमेडीज प्राप्त कर सकते हैं। रेट यहाँ पे आर्टिकल 32 में 5 टाइप्स की रेट्स की बात की गई है। ठीक है, जिसमें आपका है हबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी को वारंटो। ठीक है, तो ये आपके कुछ हैं मतलब रिट्स हैं। ठीक है, इनके तहत आप लोग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन संबंधी जो भी आपको दिक्कत हो रही है, आपकी लाइफ को लेके कुछ आपका वायलेशन हो रहा है, आपके राइट वायलेट हो रहे हैं, तो आप इन रिट्स के द्वारा रेमेडीज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड केस है इसमें सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991। इसमें क्या किया गया था, देखिए का इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, राइट टू गेट पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, मतलब प्रदूषण मुक्त हवा और पानी की बात की गई है। इज ए फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब इन्होंने कहा है आर्टिकल 21 को लेकर इन्होंने इंटरप्रेट किया है कि हमारे राइट टू लाइफ में हम क्या क्या इंक्लूड है, राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, फिर थर्ड केस लॉ इसमें आपका आता है थर्ड केस लॉ है इसमें दामोदर राव वर्सेस स्पेशल ऑफिसर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन 1987। इसमें क्या किया गया था, अपीलेंट द अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट the apex court held that polluting the environment amount to violation of right to life under article 21 of the constitution of India। मतलब इस केस के द्वारा
जो दामोदर राय थे उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे केस किया था। उसमें ये बोला गया था, इस केस के तहत जो अपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट जो थी उन्होंने बोला था कि जो पोल्यूशन होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रहा है, वो यहाँ पे बोला गया इट्स ए अमाउंट टू वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। वो क्या कर रहा है, जो धीरे धीरे पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, वो क्या है, वो क्या कहलाएगा, आर्टिकल 21 के तहत वो राइट टू लाइफ को हमारे वायलेट कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा फोर्थ केस में बताया गया था म्यूनिसिपैलिटी वर्सेस वर्धीचरण 1980। इसमें क्या किया गया था, पॉल्यूशन वॉज क्रिएटेड ड्यू टू प्राइवेट पोल्यूटर एंड हजार्डियस टाउन प्लानिंग। ठीक है। इसमें जो पोल्यूशन था वो क्या था, हो रहा था किसी प्राइवेट पोल्यूटर के कारण। ठीक है। एंड हजार्डियस टाउन प्लानिंग। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन का। यहाँ पे इस केस में आर्टिकल 21 के तहत पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को इंटीग्रल पार्ट बोला गया कि क्या है हमारा, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इज ए इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट है हमारे किसका, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर इसमें फिफ्थ केस आता है मुरली एस देवरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2002। इसमें स्मोकिंग पे बैन किया गया था। ठीक है, बैन ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, दी सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजिंग राइट टू हेल्थ। इसमें हेल्थ को लेके यहाँ पे इंटरप्रिटेशन किया था। आर्टिकल 21 में कुछ बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस किया गया है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे स्पेशली किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है, बस ये आर्टिकल 21 के तहत एक्सप्रेस की गई हैं। मतलब वहाँ पे चीज़ों को इंटरप्रेट किया गया है। तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, राइट टू लाइफ है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू जैसे हेल्थ आ गया, तो इस टाइप के बहुत सारे वहाँ इंटरप्रिटेशन किए गए हैं। तो इस केस के तहत राइट टू हेल्थ को भी यहाँ पे इंटरप्रेट किया गया था। अभी हम लोग क्या पढ़ा था, राइट टू फ्री पॉल्यूशन फ्री वाटर एयर, और हेल्थ को लेके यहाँ पे केस आया कि जो स्मोकिंग होती है उसका धुआं जो फैलता है वो क्या उससे हमारे स्वास्थ्य पे नहीं खतरा नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ जिस जो भी व्यक्ति उसको पी रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, वो लोग तो अफेक्ट होते ही हैं, इसके बावजूद अदर पर्सन भी उससे अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज किया था कि राइट टू हेल्थ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 के तहत राइट टू हेल्थ भी आता है। इसमें स्मोकिंग लिखा था, दी हेल्थ दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड बैंड स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस। देखिए, ठीक है, तो उन्होंने इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो स्मोकिंग वगैरह थी, ठीक है, उसको राइट टू हेल्थ को आर्टिकल 21 में शामिल किया एंड कहा कि जो स्मोकिंग वगैरह होती है वो क्या है, हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस है, और उन्होंने पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीना बैन कर दिया। ठीक है, पूरी तरीके से इरेडिकेट नहीं कर पाए, बैन कर दिया है कि पब्लिक बेस पे मत पीजिए। ठीक है, फिर आपके डीपीएसपी में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स में आपका आर्टिकल आ गया आर्टिकल 21। ठीक है, इसके अलावा आपका डीपीएसपी पे क्या है, डीपीएसपी में क्या है, डीपीएसपी में पहले इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं था, बट आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट 1976 दिस आर्टिकल एडेड। ठीक है, ये आर्टिकल ऐड किया। ठीक है, इसमें क्या था, 48A में आर्टिकल 48 जो बोलता है, डीपीएसपी की बात की जा रही है अभी, पहले हमने आर्टिकल 21 पे बात की, अब हम आर्टिकल 48A पे बात करेंगे, जिसमें आपका है द स्टेट शैल इंडिवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसमें आपके आर्टिकल 48 को लेके बोला गया था कि जो हमारा जो स्टेट है, ठीक है, डीपीएसपी क्या बात करता है, वहाँ पे स्टेट को बोला गया है, स्टेट वहाँ पे नीड्स वेलफेयर की बात करता है डीपीएसपी। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि स्टेट जो है वो क्या करेगा, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको बचाएगा, मतलब इम्प्रूव और सेफगार्ड की बात की गई है। और इस आर्टिकल के तहत सेफगार्ड की बात की गई है वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जंगल एरियाज़ हैं, वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे जीव जंतु, जंगली जीव जंतुओं का जो जीवन है, उनको भी संरक्षित
किया जाए। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें लिखी हैं आर्टिकल 48A में, मीन्स विच अफेक्ट द ऑल लिविंग बीइंग इन्फ्लुएंसेस द कंडीशन ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये आपका 42nd अमेंडमेंट के तहत 40 आर्टिकल 48A ऐड किया गया था। ठीक है, फिर आपका आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल 51A का सब क्लॉज जी। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में है 51 का सब क्लॉज जी। क्या कहता है, ये आपका 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है, ये आपका ऐड हुआ था, ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। ठीक है, इट इज इंसर्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं वो किसको दी गई हैं, सिटीजन्स को दी गई हैं, एवरी पर्सन। ठीक है, मतलब आपके जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं उनको ये बोला गया है कि आपका कर्तव्य है कि वो जो भी उसमें जो आपकी 11 ड्यूटीज़ बताई गई हैं उनको फॉलो करें। ठीक है, तो उसमें से हमारा जो लास्ट 11 नंबर पे जो ड्यूटी बोला गया है उसमें बात की गई है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। वहाँ पे जो आपका लास्ट जो बाद में ऐड किया गया है ए क्लॉज जी, उसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट की बात की गई है। ठीक है, और इस इन्वायरमेंट में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की बात की गई। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट हुआ, लेक्स हुआ, रिवर्स हुआ, वाइल्ड लाइफ हुआ, टू हैव कंपैशन ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। ठीक, इनको प्रोटेक्शन और सेफ इम्प्रूव करने की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 51AG के तहत। फिर हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो है कुछ शेड्यूल या इंट्रीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स हैं हमारे 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, उनकी और उसमें कुछ लिस्ट वगैरह भी दी गई हैं, उनके तहत इंट्रीज भी हैं। लिस्ट के अंदर इंट्रीज वगैरह जो होती हैं उसमें भी बताया गया है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन संबंधित कौन कौन से शेड्यूल्स हैं और कौन सी इंट्रीज हैं। सबसे पहले देखिए 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें बताया गया है 7th शेड्यूल के तहत जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, इन्वायरमेंट संबंधी जो भी सब्जेक्ट होगा वो क्या है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। वो कंकरेंट सब्जेक्ट है, मतलब कंकरेंट का मतलब ये होता है जो स्टेट और सेंट्रल है वो दोनों की ड्यूटी है कि वो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है सिर्फ उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही नियम बनाती है, सब्जेक्ट होते हैं उसके। ठीक है, और आपका स्टेट लिस्ट तो स्टेट लिस्ट ही हुआ। ठीक है, स्टेट ही बनाएगी, उस पर अपने जो भी सब्जेक्ट दिए गए होंगे उनमें कानून जो भी सुधार है, इम्प्लीमेंटेशन है वो करेगी। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, बोथ आर मतलब आपके स्टेट और सेंट्रल दोनों ही उस पर नियम बना सकती है। ठीक है, तो आपका 7th शेड्यूल हो गया। 7th शेड्यूल में कंकरेंट लिस्ट को बताया गया है कि वहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके बात की गई है। ठीक है, फिर आपका जो ये एंट्रीज आई हैं कुछ। ठीक है, एंट्रीज आए हैं इसमें, इसी लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में इनको ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट के तहत। देखिए सबसे पहले इसमें जो 17A है, B है और 20A है। 17A बात करता है प्रोवाइडिंग फॉरेस्ट। ठीक है, प्रोवाइडिंग फॉरेस्ट। देन 17B बात करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड इन दी 20A प्रोवाइडिंग फॉर प्रोटेक्शन पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंट्रीज हैं। इसके तहत 11th शेड्यूल की बात की गई है। 7th हो गया, 11th शेड्यूल में ये आपका आया था 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट के द्वारा आया था, जिसमें आपका पंचायती राज जिसको बोलते हैं इसी के तहत आया था अमेंड होके। इसमें आपकी जो इंट्रीज हैं इसमें 8 इंट्रीज की बात की गई है। 8 इंट्रीज मतलब 2, 3, 6, 7, 11, 12, 15, 20, 29 प्रोवाइडिंग फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। ठीक है, ये सारी जो इंट्रीज हमने इसमें बताई हैं, ये सब जो इंट्रीज हैं ये किससे संबंधित है, हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन से संबंधित हैं। इसके अलावा 12th शेड्यूल है। 12th शेड्यूल इट इज़ एडेड बाय द 74th अमेंडमेंट। ठीक है,
ये इसमें क्या बात की गई थी, अर्बन म्यूनिसपैलिटी की बात की गई थी। म्यूनिसपैलिटी जो होती है हमारी नगर पालिका, उसको यहाँ पे लाया गया था। म्यूनिसपैलिटी बॉडी जो होती है, अर्बन बॉडीज़ जिसको बोलते हैं, उसको लाया गया था कि हमारे जो अर्बन जो होते हैं, शहरीकरण हैं, वो लोग भी क्या करेंगे, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे, उनको कंजर्व करेंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ लेजिस्लेशन की बात की गई है कि हमारे इंडिया में कुछ जो लेजिस्लेशन मतलब एक्ट आए हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे एयर हो, चाहे नॉइज़ पोल्यूशन हो, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, या आपका फॉरेस्ट एक्ट हो, तो इसको कैसे ये कैसे एक्ट लेजिस्लेट होते हैं, कौन इनको बनाता है? तो हमारी पार्लियामेंट जो है वो क्या बनाती है, कानून बनाती है। तो आर्टिकल इसमें बताया गया है, आर्टिकल 253 रेड विद इंट्री 13। आर्टिकल 253 के तहत हमारी यूनियन मतलब हमारी सेंट्रल को ये पावर दी गई है कि वो जब उनको लगता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके कुछ कानून और बनाने चाहिए, तो वो इस आर्टिकल का उपयोग कर सकती है। इस आर्टिकल के तहत वो आज तक हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन एक्ट आया है, एयर पोल्यूशन एक्ट आया है, ये सब जो आए दिन जो अभी तक एक्ट आए हैं वो इसी आर्टिकल के तहत ही इनैक्ट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो कभी भी इस आर्टिकल के तहत इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके लॉ बना सकती है। ठीक है। इसके अलावा हमारे इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और भी दिया गया है कि हमारी इंडियन जुडिशरी ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया। जैसे कि इसमें आपका रेमेडीज़ हो गया, आर्टिकल 32 हो गया, आर्टिकल 26 हो गया, PIL हो गया, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज़म हो गया, ठीक है। कुछ हमारे अदर लॉज हैं, जैसे कि हमारा IPC है, CRPC है, इनके तहत भी कुछ लॉज हैं, उनके तहत भी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो रेमेडीज़ की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।